Everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with a exam analysis video. जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम 2024 कंडक्ट करवा रहा है, उसका 6 जून यानी कि आज का पेपर हो चुका है, जिसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। गाइज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, बिकॉज एंड तक यू विल गेट टू सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको सारे जीके जीएस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज यानी कि 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम्स में वो आपको मिल जाएंगे। सो यस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। वेट किस चीज का कर रहे हो? एंड यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए यू गाइज आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए गाइज, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो और वो सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे आज के पेपर में देख लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्वियसली अनुच्छेद जो होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ये जो आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो पूछा गया था वो था कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32। तो गाइज जो आपका अनुच्छेद 32 होता है, इसके तहत जब भी किसी व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो उसके मौलिक अधिकार होते हैं उसका उल्लंघन होता है, तो उन्हें इन अधिकारों के परावर्तन के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, आप जान सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जाने का पूरा पूरा इनका अधिकार है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है गाइज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। तो गाइज हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किस पर्टिकुलर अनुच्छेद को वर्णित किया जाता है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला सवाल आया था गाइज ईमेल से रिलेटेड कि गाइज बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो गाइज ईमेल में सीसी होता है, बीसीसी होता है, हम सब उसको करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी फुल फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यही हमसे पूछ लिया जाता है, तो अगर हमें पता होता है, ऑब्वियसली जब हम एब्रीविएशंस पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं तो हम उस चीज को क्रैक कर पाते हैं। अगर हम ओवरलुक कर जाते हैं तो फिर उस टाइम पर हमें सोचना पड़ता है कि व्हाट शुड बी द आंसर। तो इसीलिए गाइज, अगर आपको एब्रीविएशंस हुए, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कुछ या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, अगर एब्रीविएशंस अगर आपको जानने हैं तो हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड भी वीडियो है, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड यस गाइस, क्योंकि हम बात कर रहे थे ईमेल की, तो फर्स्टली ई का ही फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। तो ई हियर इज इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। जहां पर ईमेल में यूज किया गया सीसी शब्द जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी, जिसको हम मोस्टली ऐसे बोलते हैं ना, यार मुझे भी सीसी कर दियो। तो व्हाट आर यू गाइस सीसीइंग इट? तो उसमें आप ये कर रहे हैं कि वो मेल उस बंदे को भी चला जाए, तो यहाँ पर आपने क्या करा, कार्बन कॉपी उस पर्टिकुलर बंदे को भी भेज दिया। बात करें बीसीसी की, तो गाइस बीसीसी, क्योंकि सीसी दिखाई देता है कि आपने किस किस बंदे को भेजा, लेकिन गाइस बीसीसी जो होता है वो हिडन होता है। वो जो सेंडर होता है सिर्फ उसे ही पता होता है, रिसीवर को ये नहीं पता होता है कि उसके अलावा सीसी में किए गए बंदों के अलावा और किस किस को वो भेजा गया है। सो बात करें बीसीसी की, क्योंकि वो हिडन होता है, तो बी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, आज तो पूछ ही लिया गया है, हो सकता है आगे भी किसी पेपर में पूछ लिया जाए, तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्टली तो उत्तर प्रदेश है और सेकेंडली वो है राजस्थान। अगला गाइज, वंस अगेन मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ कि सेंसस सर्वे 2011 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि पेपर कोई सा भी हो, ये टॉपिक हर एक एग्जाम में देखने मिलता है। जैसे कि आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है,
जिसमें आप देख सकते हैं, इनफैक्ट उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जिसमें पुरुष साक्षरता रेट कितनी थी, दर कितनी थी, और महिला साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी। तो गाइस सबसे नंबर 1 पे अगर हम देखें राज्यों, सॉरी, भारत में ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भारत में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है केरल। नंबर 1 पे जो स्टेट है वो है केरल, जिसमें जो साक्षरता दर रही थी वो थी 94। उसमें पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की साक्षरता रेट थी 96.11, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आप महिला की बात करें तो वो थी 92.07। सेकंड नंबर पे था लक्षद्वीप, रेट यहाँ आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे था मिजोरम, फोर्थ नंबर पे गोवा, और फिफ्थ नंबर पे था त्रिपुरा। और यहाँ पर आप साक्षरता रेट देख सकते हैं, पुरुषों की कितनी थी और महिलाओं की कितनी थी। नेक्स्ट गाइस, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2011 का सेंसस सर्वे, जनगणना। तो गाइस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बाल लिंगानुपात था वो कुल कितना था, ये पूछा गया था आपसे। तो गाइस बाल लिंगानुपात सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। तो गाइस जो जीरो यानी कि 0 से जो 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं, उनमें जो बाल लिंगानुपात होता है उसको प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 2001 की, और यही जो चीज थी गाइज, ये 2001 की जनगणना में जो भारत का बाल लिंगानुपात था वो गाइज 927 था। ध्यान में रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अच्छे से याद रखना। 2001 में एक में था 927। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है 2011 में कितना था, तो गाइज 2011 में वो था आपका 919। तो 927 से वो घट के 919 हो गया था। ओके गाइस, तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बाल लिंगानुपात आपको देखा जाता है, जो कि है आपका 972। ये आपको याद रखना है। जबकि हरियाणा जो है, हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात देखा जाता है, जो कि है 834 प्रति 1000। अगर गाइज हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें अंडमान और निकोबार जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बाल लिंगानुपात की रेस में सबसे पहले आता है, जो कि है 968। जबकि सबसे कम जो है वो है दिल्ली का, जो कि है 871। तो इस डिफरेंस देख लेना, केंद्र शासित प्रदेशों का अलग है और बाकी स्टेट वाइज जो कि ऊपर बताया था वो अलग है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप सोचो कि यार सबसे ज्यादा तो 972 है अरुणाचल प्रदेश का। तो देर इज अ डिफरेंस, हम केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से देखते हैं और स्टेट वाइज अलग से देखते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखने वाली जो है वो है 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं का हमने चेक किया था, जो ये बाल लिंगानुपात था। तो गाइज वो था 943। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो गाइस क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक मुझे टॉपिक याद आ रहा है, जो कि है राउंड टेबल जो हमारा होता है, गोलमेज सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली उससे रिलेटेड जो CHSL का वो TCS ने पेपर करवाया था उसमें भी काफी क्वेश्चंस आए थे। तो गाइस उससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे लाइव है, मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी देख लेना। इट विल रियली हेल्प यू गाइस। उसमें हमने जो पहला गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में बताया है, दूसरे गोलमेज और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूरा बताया गया है। ओके, तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, अगर आपसे ये पूछा जाता है किसने की थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा उस समय कौन गवर्नर जनरल था गाइज, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गाइज उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके गाइज, अब इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, अच्छे से सेव कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं इसमें से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि गठन कब हुआ था। तो गाइज 1885 में हुआ था, इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए ओ ह्यूम द्वारा। तो किसने कर दी स्थापना, ए ओ ह्यूम ने। कब कर दी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, तो गाइस 28 दिसंबर 1885, क्योंकि ईयर हमें याद हो गया 1885, डेट भी पता होने चाहिए, तो वो हो गया आपका 28 दिसंबर। फिर आता है पहला संघ बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। सबसे पहला जो किया गया था, कहाँ पे किया गया था, मुंबई का कॉलेज। ठीक है, जब के जमाने में बंबई बोलते थे। बंबई का कौन सा कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना।
इसके बाद आता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहला अध्यक्ष कैसे ना पता हो, जरूरी है ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने सैनिकों को नगद भुगतान करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो गाइज ऐसा मुगल शासक जो कि था अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करता था, अपने ही सैनिकों को नगद भुगतान देता था। और ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था ना, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें तो यही हो गई। और उनके शासनकाल की बात करें जाए तो गाइस कुल 20 वर्षों तक उन्होंने शासन करा था, सन 1296 से 1316 तक। अगला है भारत में अंतिम ऋणदाता, ऋण यानी कि लोन गाइस, वो कौन होता है? तो आरबीआई, विच इज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, वो होता है अंतिम ऋणदाता। उसके बाद कोई ऐसा बैंक नहीं है, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोन देगा आपको। अल्टीमेट जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो गाइज इसकी जो स्थापना थी, मतलब व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, तो 1 अप्रैल 1935 इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से याद कर लेना। और बात करें कि किसके द्वारा करी गई थी, किन प्रावधानों के अनुसार पर की गई थी। तो गाइज जब भारतीय रिजर्व बैंक को लाया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम 1934 है, उसके प्रावधानों के अनुसार लेकर आया गया था। और यह जो है, जो आरबीआई है, ये एक राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपए से संबंधित मौद्रिक नीति को भी नियंत्रण करता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1852 में किस शहर को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से जोड़ा गया था? तो गाइस पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नहीं जानते कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, तो गाइस व्यपगत का जो सिद्धांत है, ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहलाता है। इसके अलग अलग नाम है, हड़प नीति होता है, वो भी यही है, चूक की नीति है, वो भी यही है, व्यपगत का सिद्धांत है, ये भी यही है। तो गाइस पहले तो ये इंपॉर्टेंट नाम देख लेना। अब बात कर लेते हैं उन शहरों की जिसको इस सिद्धांत से जोड़ा गया था, वो कुछ इस प्रकार है। तो ये हैं वो सारे शहर जिनमें कब कब जोड़ा गया था। तो गाइस सतारा को 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर 1854, इनको इस साल चूक के सिद्धांत के प्रवर्तन द्वारा जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, उनके ओके ओके बात करें कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ये किसने तैयार करा था? तो जो ये था, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया एक सूत्र था। उन्होंने अपने शासनकाल 1848 से 1856 के दौरान इसको बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो गाइज 1946 में जो भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बना दिया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी एन राव, और करेक्ट ईयर है वो है 1946। अगला है, भारत के पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल, यानी कि सबसे लंबी अवधि तक जो इस पद पर रहे थे महान्यायवादी, वो कौन थे? तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है एमसी सेतलवाद, जो कि सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे थे। अगला सवाल, केंद्र सरकार का दूसरा नाम क्या होता है? तो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अगर आप संघीय सरकार बोल रहे हैं, देन आल्सो यू आर रेफरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। दीज ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, अजीत पवार किस पार्टी से संबंधित हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और बात करी जाए 2 जुलाई 2023 से लेके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस के साथ सेवारत हैं अजित पवार। इवन टुडे ही इज एसोसिएटेड विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H40 यानी कि C2H40 मोलर मास क्या होता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 44.05 ग्राम पर मोल। इथाइलिन ऑक्साइड, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो मतलब है वो ये है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बेस्ट किस, ओके सॉरी, यहाँ गाइज ये बेस्ट नहीं है, इट इज अ मिस्टेक, इट्स बसंती देवी बिष्ट, लाइक BISHT, जिसे हम भीष्ट बोलते हैं ना, बसंती देवी भीष्ट।
सो उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट किस प्रकार के लोकगीत गाने के लिए जानी जाती हैं? तो गाइज जागर लोक शैली के लिए वो जानी जाती हैं। और बात करें एक उनकी उपलब्धि की, तो वो अचीवमेंट की, तो गाइज भारत सरकार ने 26 जनवरी 2017 को उनको पद्मश्री से भी नवाजा था। ओके, सोया जो दूध होता है, सोय मिल्क जिसे हम बोलते हैं, वो किस चीज से मिलकर बनता है? लाइक वो किस चीज से बना होता है? तो गाइस जो सोया दूध होता है वो एक पारंपरिक वनस्पति प्रोटीन है, और वो साबुत जो सोयाबीन होती है उससे बनाया जाता है। जो एक्चुअल सोयाबीन होती है ना, राउंड राउंड सोया चंक्स जिसे हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की स्थापना कब और किसने की थी? सो गाइस 1902 में की गई थी। कोलकाता में 3 गुप्त समितियां थी अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना कोलकाता उच्च न्यायालय के बैरिस्टर प्रमुख मित्रा ने की थी। अगला सवाल, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी मार्क कर लेना। बहुत बार इसको पूछा गया है काफी पेपरों में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब तो आपको रट लेना चाहिए कि जब भी बात की जाए, जो कोशिकाओं का पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, पौधों में प्रकाश सांगली संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करने वाला ऊतक कहाँ होता है? तो गाइस वो होता है PHLOEM, जो कि एक प्लांट टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सबसे पहले किस साल दिया गया था? 1958 में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, किस राज्य में मालवा के पत्थर का विस्तार दिया गया है? तो गाइज मध्य प्रदेश इज द नेम ऑफ दैट स्टेट। मध्य प्रदेश में एक बेसाल्ट की चट्टान होती है, उससे निर्मित संरचना को मालवा का पत्थर कहते हैं, और ये जो पत्थर होता है ये लावा के पत्थर का एक उदाहरण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, शतरंज में एल प्रकार की चाल, जब हम चेस खेलते हैं तो गाइज एक चीज होती है, मतलब एक आपका प्लेयर ऐसा होता है जो एल चाल चलता है, या फिर उसको हम ये भी बोलते हैं कि 2.5 की कदम की चाल चलता है, 2.5 गज चलता है। तो वो कौन सा होता है? तो वो है आपका घोड़ा। अगला है, अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शहीद मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2023 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था? अगर आपसे पूछा जाता है किस स्टेट में, तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। और किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो गाइज वो है वाराणसी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो गाइज जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, और जो हमारे टीथ्स होते हैं यानी कि दांत, वो पर्टिकुलरली किस चीज के बने होते हैं? तो गाइज कैल्शियम, जैसे कि आपको पता भी होगा कि बोलते हैं कि अगर दांत अच्छा नहीं है या हड्डियों में कमजोरी है तो हम बोलते हैं ना कि कैल्शियम की कमी के कारण है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उससे बनते हैं हमारे दांत और हमारी हड्डियां। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, नमामि देवी नर्मदे नर्मदे सेवा यात्रा ये कब शुरू की गई थी? So guys, 11th of December 2016 is the correct answer. So guys, that's it. ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 6 जून 2024 के पहले शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। गाइज अगर अब आप भी एसएससी जेई 2024 के पेपर दे रहे हो तो वीडियो का एनालिसिस अच्छे से देखना, अच्छे से याद कर लेना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कितने सवाल आपने सही किए हैं। अगर आपने पेपर नहीं दिया है, आगे आने वाली शिफ्टों में आपका पेपर है, तो भी वीडियो पूरा देखो, अच्छे से याद कर लो, रिलेटेड फैक्ट्स भी ध्यान में रखना, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ रिपीट हो जाए। सो यस, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। एंड यस गाइस, नीट का भी वीडियो लाइव है चैनल पे, देख लेना। नीट से रिलेटेड अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उससे रिलेटेड छोटी छोटी एक एक डिटेल उस वीडियो में हमने आपसे शेयर करा है। अगर कोई और अपडेट सामने आती है सुप्रीम कोर्ट या किसी और जगह से, जहां चाहे एनटीए ही क्यों ना हो, वो जो अपील वगैरह कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी अपील पे अगर कोई एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आता है या नोटिस आता है, तो वी श्योरली आर गोइंग टू शेयर दैट विद यू। तो ट्यून रहना बिल्कुल, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर।